क्या होगा अगर सिर्फ एक समुद्री रास्ता बंद हो जाए और इसी वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाए? क्या होगा अगर पेट्रोल की कीमत एक ही दिन में डबल होने लगे? और क्या होगा अगर अमेरिका और ईरान की टेंशन एक फुल स्केल वॉर की तरफ बढ़ने लगे? 11 और 12 जुलाई 2026 मिडिल ईस्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसने सिर्फ गल्फ कंट्रीज ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अलर्ट कर दिया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद करने का ऐलान किया और जवाब में अमेरिका ने नए मिलिट्री स्ट्राइक्स लॉन्च कर दिए। लेकिन असल कहानी सिर्फ इतनी नहीं। आज हम समझेंगे ये सब शुरू कैसे हुआ, ईरान ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, अमेरिका ने जवाब में क्या किया और सबसे इम्पोर्टेंट पाकिस्तान पर इसका क्या असर हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं इकरामा शिगरी और ये वीडियो 12 जुलाई को रिकॉर्ड कर रहे हैं और इस वीडियो में तमाम इंफॉर्मेशन 11 और 12 जुलाई के रिपोर्ट से पहले की है और ये इंफॉर्मेशन ऑफिशियल स्टेटमेंट्स पर मबनी है। जहां किसी साइड का अपना क्लेम होगा मैं उसे कबूल करूंगा और जहां इंफॉर्मेशन मल्टीपल रिलायबल रिपोर्ट से सपोर्ट होगी उसे सेपरेटली एक्सप्लेन करूंगा। तो चले शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट सी रोड कौन सा है? हो सकता है बहुत से लोग सी कैनल या पनामा कैनल, लेकिन रियलिटी कुछ और है। दुनिया का सबसे सेंसिटिव और स्ट्रेटेजिक सी रोड स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है। नाम शायद आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोग इसका असल इम्पोर्टेंस को समझते हैं। ये सिर्फ पानी का एक छोटा सा रास्ता नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक एनर्जी सप्लाई का लाइफलाइन है। हर दिन हजारों शिप्स और उनमें से बहुत से ऑयल टैंकर इसी रोड से गुजरते हैं। सऊदी अरबिया, यूएई, कुवैत, कतर, ईरान और इराक, ये तमाम कंट्रीज अपने बहुत बड़ा हिस्सा इसी रोड के जरिए एक्सपोर्ट करते हैं। अगर ये रोड एक दिन के लिए भी डिस्टर्ब हो जाए तो सिर्फ गल्फ कंट्रीज को प्रॉब्लम नहीं होती बल्कि एशिया, यूरोप और दुनिया के दूसरे हिस्से भी इसका असर महसूस करती है। इसीलिए इंटरनेशनल मीडिया जब भी स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स का नाम लेते हैं, फाइनेंशियल मार्केट फौरन रिएक्ट करती है, ऑयल ट्रेडर्स अलर्ट हो जाती है, शिपिंग कंपनीज अपनी प्लानिंग चेंज करती है और गवर्नमेंट इमरजेंसी मीटिंग तक बुला लेती है। ये कोई एग्जैजरेशन नहीं बल्कि इस रोड की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की वजह से है। अब सवाल उठता है, आखिर इस रोड की इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों है? देखिए, पर्शियन गल्फ के अंदर जितने भी ऑयल प्रोड्यूसर होते हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचने के लिए इसी नैरो पैसेज से गुजरते हैं। यानी अगर कोई टैंकर सऊदी अरबिया से निकलता है या यूएई से या कुवैत से, उसे ओपन ओशन तक पहुंचने के लिए इसी रोड का इस्तेमाल करना पड़ता है और इसी वजह से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल चेक पॉइंट कहा जाता है। इस रोड की इम्पोर्टेंस सिर्फ ऑयल टैंक तक लिमिट नहीं, नेचुरल गैस की शिपमेंट भी इसी एरिया से गुजरती है। इसीलिए जब भी यहाँ से टेंशन बढ़ती है, मार्केट सिर्फ वॉर को नहीं देखती बल्कि फ्यूचर सप्लाई को भी देखते हैं और जब सप्लाई का अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाए तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली रिएक्ट करना शुरू कर देती है। यहाँ एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग समझते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद हो जाए तो सिर्फ गल्फ कंट्रीज और ईरान को नुकसान होगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। जब भी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद हो जाए तो दुनिया एक कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल में आती और इसी की वजह से इंटरनेशनल मीडिया पर भी इसकी हेडलाइंस चलती है। ये पहली बार नहीं हुआ। पिछले कई सालों से जब भी ईरान और अमेरिका के दरमियान टेंशन इंक्रीज होती रही, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का नाम भी साथ ही डिस्कस होता रहा। ईरान कई मर्तबा वार्निंग देता रहा कि अगर उसकी सिक्योरिटी को खतरा हुआ या उस पर मिलिट्री प्रेशर डाला गया तो वो इस रोड को बंद करने का ऑप्शन यूज कर सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके अलाइज का कहना होता है कि इंटरनेशनल शिपमेंट हर सूरत में कंटिन्यू रहनी चाहिए। इसी डिसएग्रीमेंट की वजह से ये एरिया कई सालों से दुनिया के सबसे डेंजरस फ्लैश पॉइंट्स में शामिल रहा है। लेकिन 11 और 12 जुलाई को जो कुछ हुआ उसने इस पुरानी टेंशन को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया और यहीं से हमारी असल स्टोरी शुरू होती है। 11 जुलाई 2026 सुबह तक मिडिल ईस्ट में टेंशन जरूर थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था
کہ اگلے کچھ گھنٹوں میں سچویشن اتنی ریپیڈلی چینج ہونے والی ہے۔ ایک کے بعد ایک بریکنگ نیوز آنا شروع ہوگی، کمرشل شپنگ، ملٹری موومنٹس اور ایمرجنسی سٹیٹمنٹ۔ ہر نیوز چینل بس ایک ہی ریجن کو کور کر رہی تھی، پرشین گلف۔ رپورٹس کے مطابق کمرشل شپنگ کے آس پاس سیکیورٹی کنسرنز بڑھنے لگی۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل میری ٹائم ٹریفک اور تھریٹ فیس ہو رہی ہے۔ دوسری طرف ایران کا کہنا تھا کہ اس کے ٹیریٹوریل واٹر سیکیورٹی کو ریپڈلی چیلنجز کیا جا رہا ہے۔ یہاں سے سچویشن صرف پولیٹیکل نہیں رہی، ملٹری بننے لگی۔ یہاں سے ڈاکیومنٹری کی سب سے انٹرسٹنگ پارٹ شروع ہوتی ہے۔ جنگ کبھی بھی میزائل سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ نیریٹو سے شروع ہوتا ہے۔ ہر کنٹری اپنی سٹوری بتاتی ہے اور پھر دنیا ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کس پر یقین کرنا ہے۔ ڈاکیومنٹ کے مطابق ایران نے جارڈن میں امریکن بیس کو ٹارگٹ کرنے کا دعویٰ بھی کیا، ساتھ ہی UAE، قطر، کویت اور بحرین کی طرف میزائل اور ڈرون لانچ کرنے کا بھی کلیم سامنے آئے۔ دوسری طرف امریکہ نے ملٹری آپریشنز کنٹینیو رکھنے کی بات کی، یعنی اب دونوں طرف صرف سٹیٹمنٹ نہیں، گراؤنڈ پر ایکٹیویٹی بھی نظر آ رہی تھی۔ اور اسی پوائنٹ پر انٹرنیشنل انالیسس کا ایک ہی سوال تھا، کیا یہ کانفلکٹ یہیں رک جائے گی یا پھر یہ پورے مڈل ایسٹ کو اپنی لپیٹ میں لے گی؟ اگر آپ بھی ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے تو آپ یقیناً یہ سوچتے کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے، لیکن سب سے بڑا شوق ابھی باقی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد اسٹریٹ آف ہارمونز پھر سے ہیڈ لائنز بن گیا۔ ایران کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ اس اسٹریٹجک واٹر وے کو بند کیا جا رہا ہے، اور بس اسی اناؤنسمنٹ نے پوری دنیا کی اٹینشن مڈل ایسٹ کی طرف کر دیا، کیونکہ دنیا کو صرف وار کا ڈر نہیں تھا، دنیا کو آئل کا ڈر تھا، ٹریڈز کا ڈر تھا، اکنامی کا ڈر تھا، اور اسی لیے فائنینشیل مارکیٹ بھی فوراً ریئیکٹ کرنے لگی۔ لیکن یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر اسٹریٹ آف ہارمونز واقعی بند ہو جائے تو سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا؟ امریکہ، ایران، یا ہم جیسے عام لوگ جو ہزاروں کلومیٹر دور پاکستان میں بیٹھے ہیں اور روز پیٹرول پمپ پر گاڑی میں فیول ڈلواتے ہیں؟ اسی سوال کا جواب ہم چیپٹر 3 میں جانیں گے۔ اگر اسٹریٹ آف ہارمونز بند ہو جائے تو دنیا کا کیا ہوگا؟ اب تک ہم سمجھ چکے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمونز صرف ایک سی روڈ نہیں بلکہ دنیا کی انرجی سپلائی کرنے کا لائف لائن ہے۔ لیکن اب اصل سوال شروع ہوتا ہے، اگر یہ روڈ واقعی بند ہو گئی تو سب سے پہلے کس کو نقصان ہوگا؟ کیا امریکہ، کیا ایران، یا پھر عام لوگ؟ بجلی کا بل بھرتے ہیں اور مہنگائی سے آلریڈی پریشان ہے۔ ریئلٹی یہ ہے، وار صرف بیٹل فیلڈز میں نہیں لڑی جاتی، وار سپر مارکیٹ میں بھی نظر آتی ہے، پیٹرول پمپ پر بھی، اور ہر گھر کے کچن تک اس کا اثر پہنچ سکتا ہے۔ جب بھی گلف ریجن میں ٹینشن بڑھتی ہے، مارکیٹ سب سے پہلے آئل کو دیکھنا شروع کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسرٹینٹی کا مطلب ہوتا ہے سپلائی کبھی بھی افیکٹ ہو سکتی ہے، اور جب سپلائی کو خطرہ پیدا ہوتا ہے تو ٹریڈز پہلے ہی پرائس کو ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یعنی چاہے ایک بھی ٹینکر فزیکلی نہ رکا ہو، صرف ٹینشن کی وجہ سے بھی مارکیٹ ریئیکٹ کر سکتی ہے۔ اسی لیے ہر انویسٹر، ہر شپنگ کمپنی، ہر گورنمنٹ اسٹریٹ آف ہارمونز کی ہر اپڈیٹ کو کلوزلی فالو کرتی ہے۔ یہاں ایک مت کلیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کا جنگ سے ہمارا کوئی تعلق ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ریئلٹی اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ پاکستان ڈائریکٹلی اس وار کا حصہ تو نہیں، لیکن انڈائریکٹلی امپیکٹ کافی بار ہو سکتا ہے۔ سوچئے، اگر انٹرنیشنل آئل مہنگی ہوتی ہے تو امپورٹڈ فیول کی کاسٹ بھی انکریز ہو سکتی ہے، اور جب فیول مہنگا ہوتا ہے تو ٹرانسپورٹ مہنگی ہوتی ہے، ٹرانسپورٹ مہنگا ہوتا ہے تو ہر چیز ڈیلیوری مہنگی ہوتی ہے، اور پھر آٹا، سبزی، فروٹ، کنسٹرکشن مٹیریل، یعنی آلموسٹ ہر چیز کی کاسٹ انکریز ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے اکنامکسٹ ہمیشہ کہتے ہیں انرجی پرائزز صرف پیٹرول کو افیکٹ نہیں کرتی،
پورے اکنامی کو افیکٹ کرتی ہے۔ لیکن یہاں ایک اور انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، ہر ٹینشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آئل پرائسز منتھلی تک ہائی رہیں گی۔ کبھی کبھی مارکیٹ صرف دن ریئیکٹ کرتی ہے اور اگر سچویشن کنٹرول میں آ جائے تو پرائسز دوبارہ نیچے بھی آ سکتی ہے۔ اسی لیے ہر بریکنگ نیوز کا مطلب پرماننٹ کرائسس نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے ایکسپرٹ ہمیشہ کہتے ہیں ایموشن سے نہیں، فیکٹ سے ڈیسیژن لو۔ اب تک ہم نے اکنامی کو سمجھ لیا، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا سارا کنفلکٹ اکنامی کی وجہ سے ہوا یا پھر یہ ریجنل وار کی طرف جا رہی ہے؟ اور اگر وار بڑھ گیا تو سب سے زیادہ کس کنٹری کا رول ہوگا؟ امریکہ، اسرائیل، ایران یا گلف کنٹریز کا؟ اسی سوال کا جواب ہم نیکسٹ چیپٹر میں کلیئر کریں گے۔ اب تک ہم نے سمجھ لیا کہ اسٹریٹ آف ہارمونز دنیا کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے اور 11 اور 12 جولائی 2026 کے ایونٹ نے پوری دنیا کو ٹینشن میں کیوں ڈال دیا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، آخر امریکہ اور ایران ایک دوسرے کے اتنے بڑے دشمن کیوں ہیں؟ کیا یہ سب صرف نیوکلیئر پروگرام کی وجہ سے ہوا یا اس کہانی کی شروعات بہت پہلے ہو چکی ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں وقت اور لگ بھگ 70 سال پہلے لے جانا ہوگا۔ سال تھا 1953۔ اس وقت ایران کا پرائم منسٹر تھا محمد موصدی۔ انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے دنیا کے بڑی طاقتوں کو پریشان کر دیا۔ انہوں نے ایران کو آئل انڈسٹری کا نیشنلائز کر دیا، یعنی جو فورن کمپنیز ایرانینز آئل سے فائدہ اٹھا رہی تھی ان کا کنٹرول ختم کر دیا گیا۔ اسی فیصلے کے بعد برٹش اور امریکن نے اسے اپنا اکنامی اور اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے خطرہ سمجھا۔ اسی دوران ایک کووڈ آپریشن ہوا جس میں عام طور پر آپریشن ایجیکس کا نام دیا گیا۔ اسی آپریشن کے نتیجے میں مصدق کی حکومت گرا دی گئی اور شاہ محمد رضا پہلوی کی پوزیشن مضبوط ہوئی۔ یہ واقعی آج بھی یو ایس ایران ٹینشن کے بنیادی وجہ کے طور پر ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد شاہ محمد رضوی پہلوی نے ایران پر حکومت کی۔ امریکہ نے ان کی گورنمنٹ کو اکنامکس اور ملٹری سپورٹ دیا۔ ایک طرف ماڈرنائزیشن پروجیکٹ چل رہی تھی، دوسری طرف بہت سے ایرانیئنز کا ماننا تھا کہ پولیٹیکل اپوزیشن کو دبا دیا گیا ہے۔ اسی ڈس سیٹسفیکشن نے دھیرے دھیرے ایک بڑی تحریک کی شکل اختیار کر لی۔ یہاں سے سٹوری بالکل بدلتی گئی کیونکہ شاہ کو امریکہ سپورٹ کر رہا تھا۔ ایران کے بہت سے لوگ اس کی حکومت کے خلاف تھے۔ پھر آیا وہ سال جس نے مڈل ایسٹ کے پولیٹکس کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ 1979 ایران میں اسلامک ریولیوشن آ گئی۔ شاہ ملک چھوڑ کر چلے گئے اور آیت اللہ کی قیادت میں اسلامک ریپبلک آف ایران قیام آیا۔ اسی ریولیوشن کے بعد ایران اور امریکہ کے تعلقات تیزی سے خراب ہو گئے۔ اسی سال تہران میں امریکن ایمبیسی پر قبضہ کیا گیا اور امریکن ڈپلومیٹس کو 400 سے زیادہ دن ہوسٹیج بنایا گیا۔ اس واقعے نے دونوں ملک کے درمیان بھروس کو گہری چوٹ پہنچانے اور ڈپلومیٹک ریلیشن ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد اگلے کئی ڈیکیڈز میں سینکشنز لگتی رہی، نیوکلیئر پروگرامز پر ڈس ایگریمنٹس بڑھتی رہی اور مڈل ایسٹ میں دونوں ملک کے انٹرسٹ اکثر ایک دوسرے کے مقابل نظر آئے۔ 2015 میں نیوکلیئر ڈیل ہوئی، لیکن 2018 میں امریکہ اس سے الگ ہو گیا۔ پھر جنوری 2020 میں ایرانین جنرل قاسم سلیمانی کی یو ایس اسٹرائکس میں موت نے دونوں ملک کے درمیان ایک اور بڑا موڑ پیدا کر دیا۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے جو کچھ 2026 جولائی میں ہو رہا ہے وہ صرف ایک ٹینشن نہیں بلکہ ان نتائج کا رزلٹ ہے جو کئی ڈیکیڈ سے بنتی یا ڈیولپ ہوتی آ رہی ہے۔ لیکن ہسٹری جان لینا ہی کافی نہیں۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے، ایران نے اسٹریٹ آف ہارمونز بند کرنے کی بات تو کر دی، لیکن کیا ایران واقعی اس روڈ کو بند رکھ سکتا ہے؟ کیا اس کے پاس اتنی ملٹری کیپیبلٹی ہے؟ اور اگر امریکہ نے اسے فوج کے ذریعے کھولنے کی کوشش کی تو پھر کیا ہوگا؟ یہاں سے شروع ہوتا ہے ہماری ڈاکیومنٹری کی سب سے انٹرسٹنگ پارٹ۔ کیا صرف ایک اناؤنسمنٹ سے دنیا کا سب سے امپورٹنٹ سی روڈ بند ہو سکتا ہے؟
चैप्टर 4 में हमने देखा कि अमेरिका और ईरान की दुश्मनी कोई नई बात नहीं। इसकी जड़ें 1953 से लेकर 1979 की रेवोल्यूशन, न्यूक्लियर डिस्प्यूट और कई सालों की पॉलिटिकल और मिलिट्री टेंशन तक फैली हुई है। इसी लंबी हिस्ट्री की वजह से जब जुलाई 2026 में स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का नाम दोबारा हेडलाइंस में आया तो पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ एक सवाल पर टिक गई, क्या ईरान वाकई स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद कर सकता है या ये एक सियासी प्रेशर का सिग्नल था। सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज किसी एक कंट्री की प्राइवेट वाटरवे नहीं, ये एक इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट मैरीटाइम रोड है जहां से दुनिया की ऑयल्स और गैस सप्लाई का बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। इसी वजह से इस रोड की सिक्योरिटी सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबली कंसर्न भी किया जाता है। इसीलिए जब भी इस रोड के बंद होने की बात होती है, फाइनेंशियल मार्केट, शिपिंग कंपनीज और गवर्नमेंट फौरन रिएक्ट करती है। सोशल मीडिया पर हमें अक्सर दो एक्सट्रीमली पॉइंट्स मिलते हैं। एक तो अगर ईरान इस स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को परमानेंटली बंद करे या फिर ये कभी पॉसिबल नहीं, लेकिन रियलिटी इन दोनों के दरमियान में है। डिफेंस एक्सपर्ट का आम तज्जिया ये है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जैसे बिजनेस इंटरनेशनल रोड अगर किसी क्राइसिस की वजह से डिस्टर्ब होता है तो उसका असर फौरन ग्लोबली शिपिंग और एनर्जी मार्केट पर नजर आ सकती है। लेकिन इस रोड के लंबे अरसे तक पूरी तरह बंद रहना बहुत मुश्किल चैलेंज में माना जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि कई रीजनल और इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट शामिल होते हैं। इसीलिए जब भी ऐसी सिचुएशन पैदा होती है, मिलिट्री के साथ साथ डिप्लोमेसी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। असल इम्पैक्ट अक्सर सिर्फ सी रोड्स पर नहीं होता। सबसे पहले रिएक्शन मार्केट देती है, शिपिंग इंश्योरेंस महंगी हो सकती है, फ्लाइट कॉस्ट बढ़ सकती है और अनसर्टेनिटी की वजह से ऑयल प्राइसेस भी रिएक्ट कर सकती है। यानी कभी कभी सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट का खतरा ही ग्लोबल इकोनॉमी को इफेक्ट कर देती है। इसीलिए इन्वेस्टर और गवर्नमेंट सिर्फ बैटलफील्ड नहीं देखते बल्कि हर ऑफिशियल स्टेटमेंट और हर डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट को भी क्लोजली मॉनिटर करते हैं। अगर हम हेडलाइन देखें तो लगेगा कहानी सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान है, लेकिन इसका असर उन तमाम कंट्रीज पर पहुंच सकता है जो इम्पोर्टेड एनर्जी पर डिपेंड करती है। और यहीं से हमारी डॉक्यूमेंट्री का अगला चैप्टर शुरू होता है, क्योंकि सवाल अब सिर्फ ये नहीं रहा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद हो सकता है या नहीं। असल सवाल ये है, अगर टेंशन लंबी चलती है तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों पर इसका क्या असर होगा। क्या पेट्रोल की कीमत बढ़ सकती है, क्या इंपोर्ट और ट्रांसपोर्ट मुतासिर हो सकती है और आम पाकिस्तानी की जिंदगी पर इसका क्या मतलब होगा। जंग हजारों किलोमीटर दूर हो लेकिन असर हमारे घर तक कैसे पहुंचता है। अब तक हमने समझ लिया कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज सिर्फ ईरान और अमेरिका का इशू नहीं, ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी का भी इशू है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो शायद आपके जहन में एक सवाल होगा, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। जवाब शायद जितना आप सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा है। पाकिस्तान अपनी एनर्जी की जरूरियात का एक बड़ा हिस्सा इंपोर्टेड फ्यूल से पूरा करता है और गल्फ रीजन इस सप्लाई चेन का अहम हिस्सा है। इसीलिए अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में लंबी मुद्दत तक डिस्ट्रक्शन या अनसर्टेनिटी रहे तो पाकिस्तान जैसे इंपोर्टिंग ममालिक पर भी प्रेशर बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ एक बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हर टेंशन का मतलब ये नहीं होता कि फौरन फ्यूल क्राइसिस शुरू हो जाए। ऑयल प्राइसेस कई फैक्टर से मिल करते होती है, जिनमें ग्लोबल डिमांड, सप्लाई और पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी शामिल होती है। इसीलिए पैनिक करने की बजाय सिचुएशन को समझना ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ बहुत से लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि पेट्रोल इतने रुपए बढ़ जाएगा, 100 रुपए बढ़ जाएगा, लेकिन रियलिटी इतना सिंपल नहीं। गवर्नमेंट के पास रिजर्व होती है, प्राइसिंग मैकेनिज्म होता है और इंटरनेशनल मार्केट भी वक्त लगाकर रिएक्ट करती है। लेकिन अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस ज्यादा अरसे तक हाई रहे तो उसका असर धीरे धीरे हर सेक्टर तक पहुंच सकता है। ट्रांसपोर्ट कंपनीज की कॉस्ट बढ़ सकती है, फैक्ट्रीज की प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स महंगी हो सकती है और फिर ये तमाम कॉस्ट आखिरकार कंज्यूमर तक ट्रांसफर हो सकती है। इसीलिए इकोनॉमिक्स एनर्जी को सिर्फ पेट्रोल का इशू नहीं
बल्कि पूरी इकोनॉमी का इंजन कहा जाता है। पाकिस्तान का गल्फ रीजन से सिर्फ ऑयल का रिश्ता नहीं, लाखों पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत और दूसरे गल्फ ममालिक में काम करते हैं, और रीजन्स में इंस्टेबिलिटी लंबी हो तो ट्रेड्स, बिजनेस कॉन्फिडेंस और ओवरसीज वर्कर्स की सिचुएशन में भी कंसर्न का मौजू बन सकता है। लेकिन हर कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा ये हो, ये जरूरी नहीं, ये सब डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है। यानी इसका कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मिलिट्री मैप तक महदूद नहीं रहती, ये आपके कराची पोर्ट से लेकर फिर आपके घर के पास वाले पेट्रोल पंप तक भी आ सकती है। और इसीलिए दुनिया इस सिचुएशन को बहुत क्लोजली फॉलो करती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये टेंशन यहीं रुक जाएगी या फिर अगले कुछ दिन या कुछ हफ्ते मिडिल ईस्ट को और बड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखना पड़ेगा? क्या डिप्लोमेसी कम करेंगे या रिलेशंस का सिलसिला जारी रहेगा? और सबसे इम्पोर्टेंट, 11 और 12 जुलाई 2026 के बाद दुनिया किस डायरेक्शन में जा सकती है? इसका जवाब हम इस डॉक्यूमेंट्री के आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में जानेंगे, वार या डिप्लोमेसी। अब तक हमने इस डॉक्यूमेंट्री में देखा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोन सिर्फ एक समंदरी रास्ता नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी की लाइफलाइन है। हमने ये भी समझा कि अमेरिका और ईरान की दुश्मनी 1 या 2 साल पुरानी नहीं, बल्कि कई डिकेड्स पुरानी है। और फिर 11 और 12 जुलाई 2026 के इवेंट ने एक बार फिर पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, आगे क्या होगा? क्या ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा या फिर डिप्लोमेसी ऐसे रुक लेगी? सच ये है, इस वक्त दुनिया में किसी के पास 100% जवाब नहीं, लेकिन एक्सपर्ट आमतौर पर कुछ पॉसिबल सिनेरियोज की बातें करते हैं। सिनेरियो नंबर 1, ये सबसे पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है। अगर दोनों तरफ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टॉक्स दोबारा शुरू होती है और मीडिएशन एफर्ट्स कामयाब रहेंगे तो टेंशन धीरे धीरे कम हो सकती है। आज भी कई मुल्क खास तौर पर गल्फ और रीजनल मीडिएटर्स डायलॉग पर जोर दे रहे हैं। पाकिस्तान ने भी पब्लिकली रेजिस्टेंस और डिप्लोमेसी की हिमायत भी की है। इस सूरत में शिपिंग रूट्स नॉर्मल हो सकती है, मार्केट स्टेबल हो सकती है और ऑयल प्राइसेस भी प्रेशर से बाहर आ सकती है। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब दोनों तरफ एस्केलेशन रुकने का फैसला हो। सिनेरियो नंबर 2, लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट। इस सिनेरियो में कभी कभी मिलिट्री स्ट्राइक्स, कभी रिलाइटेशन और कभी पॉलिटिकल प्रेशर जारी रह सकती है, यानी ना फुल स्केल वॉर और ना ही कंप्लीटली पीस। ये सिचुएशन मार्केट को अनसर्टेन रखती है और इसी अनसर्टेनिटी की वजह से ऑयल शिपिंग और इंटरनेशनल ट्रेड बार बार प्रेशर में आ सकती है। यहाँ एक बात याद रखिए, हर हेडलाइन का मतलब वर्ल्ड वॉर नहीं और हर सीज फायर का मतलब ये भी नहीं कि परमानेंटली पीस है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए हमें हेडलाइन से ज्यादा डेवलपमेंट को देखना चाहिए। सिनेरियो नंबर 3, रीजनल एस्केलेशन। ये सबसे डेंजरस पॉसिबिलिटी मानी जाती है। अगर कॉन्फ्लिक्ट और कंट्रीज का अपनी तरफ खींच लेती है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक महदूद नहीं रहेगा। ग्लोबल ट्रेड्स, एनर्जी मार्केट्स, इंश्योरेंस और इंटरनेशनल इकोनॉमी सब मुतासिर हो सकती है। लेकिन इस वक्त ये सिर्फ एक पॉसिबल सिनेरियो है, इसे कंफर्म फ्यूचर समझना ठीक नहीं। इसीलिए एक्सपर्ट भी हर नए डेवलपमेंट का इंतजार कर रही होती है और गवर्नमेंट्स लगातार डिप्लोमेसी के ऑप्शंस पर काम कर रही होती है। पाकिस्तान के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये होगी कि रीजनल में स्टेबिलिटी कायम रहे, क्योंकि स्टेबिलिटी का मतलब सिर्फ अमन नहीं बल्कि स्टेबल ट्रेड, स्टेबल एनर्जी सप्लाई और बेहतर इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस भी होता है। इसीलिए पाकिस्तान का ऑफिशियल फोकस भी डिप्लोमेसी और डी एक्सकेलेशन पर नजर आती है। आज की डॉक्यूमेंट्री से अगर एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, हर मिसाइल सिर्फ बैटलफील्ड को इफेक्ट नहीं करती, कभी कभी उसका असर हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए बंदे पर भी पड़ सकता है। 11 और 12 जुलाई का इवेंट सिर्फ हमें ये याद दिलाती है, मिडिल ईस्ट में होने वाला हर बड़ा फैसला पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट कर सकती है। लेकिन आज भी सबसे बड़ा उम्मीद डिप्लोमेसी है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपका क्या ख्याल है, अगला कदम डिप्लोमेसी होगा या एस्केलेशन। मैंने इस वीडियो को तकरीबन 2 दिन में शूट किया है और अभी एडिटिंग का प्रोसेस भी रहता है, मेहनत काफ़ी लगी है, इसीलिए आपको कह रहा हूँ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।